हॉस्पिटल का सीन है ये। एक करीब 8 साल की लड़की जिसकी गहरी गहरी नीली आंखें, जिसमें मोती जैसे आंसू भरे हुए थे, एक बेंच पे बैठी फूट फूट कर रो रही थी और सामने एक डेड बॉडी है। वो लड़की उस डेड बॉडी को हिलाते हुए अपनी मासूम आवाज़ में, अब्बा अब्बा उठो ना, अब्बा आप क्यों नहीं उठ रहे हो, उठो ना, आप मुझे डांट नहीं रहे हो, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, अपनी आंखें खोलो ना, कहते कहते वह लड़की जो कि उसके पिता हैं उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। पर उस नादान को क्या पता था कि एक बार कोई भगवान के पास चला जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। तब तक एक डॉक्टर भी आ चुके थे। वह लड़की के बालों पर प्यार से सहलाते हुए, राहत बेटा, पापा भगवान के पास चले गए हैं ना, वह कभी नहीं आएंगे। राहत डॉक्टर की बात सुनकर अपनी आंखों में मोती जैसे आंसू लिए बड़ी मासूमियत से, अब्बा क्यों नहीं आएंगे, उन्हें कहो ना आने को, वहाँ आ जाएंगे, उनसे कहो ना कि उनकी प्रिंसेस उन्हें बुला रही है, वह पक्का आ जाएंगे। राहत की बात सुनकर जो नर्स आए हैं उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिख रहा था। वह गहरी सांस लेती है और दर्द भरी नज़रों से राहत को देखने लगती है, जो रो रही थी और अपने पापा को उठाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि उसके पापा उठ जाएंगे। वही डॉक्टर राहत को देखकर एक गहरी सांस लेता है। वह कुछ सोचकर पीछे खड़ी नर्स को राहत को ले जाने को कह देता है तो वह नर्स अपना सर हाँ में हिला देती है। नर्स राहत को जैसी तैसी समझाकर वहाँ से ले जाती है। तब डॉक्टर किसी को कॉल करते हैं। देखते देखते राहत के पापा का अंतिम संस्कार डॉक्टर कर देते हैं, क्योंकि राहत की फैमिली में कोई नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर को यह फैसला लेते हैं। वह बिना राहत के को समझाए, क्योंकि उन्हें पता है कि राहत बहुत मासूम है और अभी उसकी इतनी मन नहीं है कि वह सब कुछ जान पाए, समझ पाए। और बड़ा सवाल उसके पास यह है कि वह यह सब राहत को कैसे बताए। डॉक्टर सभी विधि खुद ही करके राहत के पास चले जाते हैं। वह जैसे ही राहत के पास आ जाते हैं, वो सो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर एक सांस लेता है। तभी नर्स डॉक्टर को देखते हुए, मैंने खाना खिला दिया है, बहुत रो रही थी, मैंने जैसे तैसे करके राहत को सुला दिया है। डॉक्टर उसका सर हाँ में हिला देते हैं तो नर्स फिर, डॉक्टर कुछ मेडिकल फीस बाकी है, राहत के घर में से कोई नहीं है और यह अकेली है, अब क्या करना है। डॉक्टर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कुछ सोचकर सारी मेडिकल फीस भर देता है और खुद राहत को अपने साथ ले जाने लगता है। आधे घंटे बाद एक घर, जो ना ही इतना बड़ा था ना ही छोटा था, देखने में बेहद खूबसूरत है, उस घर को देखकर वह एक गहरी सांस लेती है। फिर सोई हुई राहत को देखते हैं, जो बड़ी मासूमियत से खुद को समेटे हुए सो रही है। उसे देखकर डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। डॉक्टर फिर सिल्क बेल्ट को निकालकर राहत की साइड आ जाते हैं। वह हल्के से उसको गोद में उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। घर के दरवाजे पर खड़े होकर डॉक्टर बेल बजाते हैं। करीब 5 सेकंड के बाद एक औरत दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने डॉक्टर के हाथों में अनजान लड़की को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह कुछ बोलने को ही थी कि डॉक्टर अपने होठों पर उस पर अंगुली जाकर उसे शांत करने का इशारा कर देता है, तो औरत भी कुछ नहीं कहती। वह डॉक्टर राहत को कमरे में ले जाकर बेड पर सुला देते हैं, जिससे राहत भी खुद को समेटे सो जाती है। वह अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद दरवाजे को बंद करके सीधा हॉल में आ जाता है, जहाँ पर वह औरत बैठी हुई है। औरत और डॉक्टर की तरफ देखते हुए, आखिर बेटी किसकी है और आपने से क्यों लाया। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर
उस औरत को सब कुछ बता देता है, जिससे सुनकर वह औरत को दर्द होने लगता है। वह बेहद प्यारी और सिंपल, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह कि मासूम है। वही डॉक्टर उस औरत को देखकर एक गहरी सांस लेता है। लेकर, प्रगति, अब तुम पर राहत को घर में रखना है कि नहीं? अगर नहीं तो मुझे कह दो, मैं कल ही उससे अनाथ आश्रम भेज दूंगा। कहते हुए डॉक्टर जाने ही वाले थे कि तभी प्रगति, रघुवीर, मैं चाहती हूँ कि राहत यहीं रहे। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है और ना कभी माँ बन सकती हूँ। भगवान ने अगर यह लिया है तो वह मेरे घर में दी है, तो कुछ सोचकर ही दी होगी। तुम भी तो यही चाहते हो कि यह यहीं रहे। प्रगति की बात सुनकर रघुवीर प्रगति की तरफ मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था कि तुम मेरे फैसले में से दुखी नहीं होगी। इतना कहकर रघुवीर प्रगति को अपने सोने से दिल से लगा लेता है। तब तक राहत भी कमरे से बाहर आ जाती है। वह डॉक्टर को देखती है तो उसके पास आते हुए अपनी नींद भरी आंखों से डॉक्टर को देखकर बड़ी मासूमियत से, डॉक्टर अंकल, मेरे अब्बा कहाँ पर हैं? प्रगति गौर से राहत को देखने लगती है। उसकी नीली आंखें देखकर न जाने क्यों उसकी आंखों में एक सुकून सा देखने लगता है। वह प्रगति राहत के पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बड़े प्यार से, आपके पापा है ना, वह सब कुछ ही दिनों में कहीं दूर गए हैं और तब तक आपको मेरे साथ रहना है। पर अगर मेरे साथ रहना है तो आपको मुझे अम्मा कहकर बुलाना होगा, तभी मैं आपको अपने पास रखूँगी। यह सुनते ही राहत पहले बच्चे वाला मुंह बनाने लगती है, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, पक्का? पर आप मुझे घुमाने ले जाएंगे ना? राहत की बात सुनकर रघुवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी मासूमियत को देखकर प्रगति उसे अपनी ओर खींचकर उसे सीने से लगाती हुए बड़े प्यार से, आपको मैं बहुत जगह घुमाने ले जाऊंगी और आज से आप मेरी बेटी हैं, तो आपको जो भी चाहिए वह अम्मा से हक से मांग लेना। तब तक रघुवीर भी राहत के पास आकर के उसे सीने से लगाकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, मुझे पापा कहना है तुम्हें? मुझे पता है मेरी राहत बेटी मुझे पापा तो कह सकती है। यह सुनते ही राहत एक पल के लिए शांत हो जाती है, जिससे रघुवीर राहत को देखने लगता है। प्रगति भी उसे देख ही रही थी, तो राहत दूसरे ही पल बड़ी मुस्कुराहट लिए अपना सर हिला देती है, जिससे रघुवीर और प्रगति राहत को अपने सीने से लगा लेते हैं। वही देखते देखते राहत को भी एक फैमिली मिल जाती है जो कि बेहद प्यार करती है। तभी प्रगति जी, दोनों को ही हाल में बैठा करो, खुद किचन की ओर चले जाते हो और वहीं रघुवीर राहत को अपनी गोद में बैठाया है, टीवी पर कार्टून लगाकर उसे देखने के लिए कह रहा है। उसके माथे को चूमकर खुद प्रगति के सामने किचन में चले जाते हैं। रघुवीर प्रगति को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए, मुझे पता है राहत को वक्त लगेगा सच्चाई पता चलने में, पर जब उसे सच्चाई पता चले कि वह धीरे धीरे करके इस फैमिली में ही घुल मिल जाएगी, तभी उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। यहाँ मेंटलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। मैंने मेडिकल पेपर चेक कर लिया है, जितना हो सकता है उतना मेडिकल स्टेटमेंट देना है। रघुवीर की बात सुनकर प्रगति अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके सर पर अपना सर रखकर, मैं समझ सकती हूँ रघुवीर की राहत ने अभी अपने पापा को खोया है और अपनी माँ भी नहीं है, तो उसे बहुत समय लग सकता है, डिस्टर्ब हो चुकी है। आखिर इस वक्त उसकी माँ की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट वरी, मैं उसे इतना माँ का प्यार दूंगी कि राहत कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। रघुवीर प्रगति की बात सुनकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर, प्रगति, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि राहत हमें छोड़कर चली जाएगी? वह कभी नहीं जाएगी, मुझे इतना तो भरोसा है। और तुम तो राहत को इतना प्यार दोगी कि वह कभी भी नहीं छोड़कर जाएगी। इस पर प्रगति सिर्फ रघुवीर के सीने पर सर रख देती है। वही रघुवीर अपने मन में, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में यह
सवाल क्यों लग रहा है, पर मुझे इतना भरोसा है राहत पर, वह तुम्हारे हर एक डर को ख़त्म कर देगी। अपनी मासूमियत से तुम्हारे मन में एक अपने लिए जगह बना लेगी। कहते कहते रघुवीर प्रगति को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही देर बाद दोनों ही डिनर बनाकर टेबल पर रख देते हैं और दोनों ही राहत को खिलाने लगते हैं। राहत भी खुशी खुशी खाने लगती है। कुछ देर भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब प्रगति जी अपना काम करके आ जाते हैं। वही प्रगति राहत को अपने सीने से लगाए उसे कहानियाँ सुनाने लगती है, तो राहत भी अपना प्रगति के सीने पर सर रख कर के कहानी सुनते सुनते सो जाती है। दोनों ही ऐसे सो जाते हैं। वही रघुवीर जब अपना काम खत्म करके राहत के कमरे में आ जाता है तो वह दोनों को सोते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। वो राहत की दूसरी साइड आकर तीनों ही अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके लाइट बंद करके सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जेल, जहाँ गुनहगार को अपनी सजा मिलती है, जहाँ पर गुनहगार अपने गुनाहों की सजा काटते हैं, वही जेल के अंदर एक मैदान है जहाँ पर एक लड़का जो करीब 14 साल का हो सकता है, वह अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए शांति से बिना कोई हलचल किए खड़ा है, जैसे कि एक मूर्ति हो। वही उसके चारों तरफ पुलिस ऑफिसर, यहाँ तक कि कुछ गुनहगार भी मौजूद थे जो उस लड़के को देखकर सिर्फ देख रहे थे। पूरा माहौल शांत था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। वही एक आदमी जिसके हाथों में वाइफ को से मारे जा रहे थे, वह पूरा पसीने से लथपथ था, फिर भी उस लड़के को वाइफ से मारे जा रहा, जहां वहां से पूरी तरह थक चुका था। वही वह लड़का जो मार खा रहा था, उसके चेहरे पर दर्द की एक सिकन भी नजर नहीं आ रही थी। वह आदमी उस लड़के को मारते हुए थक जाता है। वह अपने हाथों में पकड़ी वाइफ को जमीन पर फेंक देता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है। तो वही वह लड़का उस आदमी को बैठे हुए देखता है, अपनी गर्दन को बाएं बाएं करके अपने हाथों को लूज कर ऊपर की ओर करके एक एक्सरसाइज और पोजीशन में लाता है, जैसे वह उसके लिए रैली और वर्कआउट है। तो वहाँ पड़ी एक पानी की बोतल लिए वह उस आदमी के सामने करके तिरछी मुस्कुराहट लिए, व्हाट हैपेंस डैड बॉस, इतनी ही ताकत लगता है, उम्र बढ़ गई है तो ताकत खत्म होती जा रही है आपकी। वो आदमी उस लड़के की बात सुनकर अपनी चेयर से खड़ा होकर उसका गला पकड़ते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में, कुछ तो शर्म रखो वाश, कुछ तो शर्म। वह लड़का अपनी गर्दन टेढ़ी कर उस आदमी को देखकर, डैड गलती आपकी थी मेरी नहीं। बॉस की बात सुन कर के डैड उसे जमीन पर फेंककर पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए, इस पर एक ऐसी सजा दो जो दर्द से तड़पने लगे, और यह भी मत सोचना कि यह मेरा बेटा है जो मेरी खुशी को नहीं देख सकता। वह मेरा बेटा नहीं हो सकता, चाहे या मर ही क्यों ना जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर देना। कहते कहते वो आदमी बॉस की तरफ देखता है जो अपने हाथ पीछे करके उसे बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है। तो जो आदमी है वह गुस्से से चला जाता है। वही उस आदमी के जाने पर बॉस अपनी गर्दन गोल गोल घुमाए हुए अपनी गर्दन को टेढ़ी करके एक आदमी को देखता है। उसकी आंखें ब्लू हैं, उसे देखकर तो बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, हाय योर बॉडी ब्लू आइज, कम हेयर फाइट विद मी। बॉस की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए, बेटा तुम मुझसे छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बाप ने तुझे मारा है, अब मैं मार दूंगा तो तेरे ऊपर दर्शन ना हो। बॉस अपनी गर्दन को टेढ़ी कर उस आदमी को देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, वह तो देख लूँगा, अगर तुम जीत गए मैं मर गया तो मेरा बाप मुझे गिफ्ट ज़रूर देगा, या सोच ही तुझे क्या करना है। बॉस की बात सुनकर बाद में एक ऑफिसर की तरफ देखता है जो उसका सर हाँ में हिला देता है। तो वह नीली आंखों वाला आदमी अपने दोनों हाथों से आपस में उलझा हुआ मुस्कुराहट लिए हुए, चलो इतने दिन बाद कोई मिला है, हाथों में खुजली हो रही थी।
उस आदमी की बात सुनकर बॉस बस तेरी मुस्कुराहट दे देता है। वहीं खड़े जितने भी लोग थे तभी बॉस को देख रहे थे, जो 14 साल का है, ऊपर से अपने पूरे शरीर पर वाइफ के निशान, जिसमें खून बहे जा रहा है, फिर भी किसी से फाइट करना चाहता है। वह सभी को यही लग रहा था कि वह खुद को मौत की दावत दे रहा है, क्योंकि सामने वाला आदमी स्ट्रांग दिख रहा है। ऊपर से इस जेल में इस आदमी की ही चलती है, तो भी बॉस के लिए बुरा और अफसोस महसूस हो रहा है। सभी यह सोच रहे थे कि 14 साल का लड़का कहाँ उस आदमी से स्ट्रांग से जीत सकता है। वह आदमी बॉस और दोनों आमने सामने है, जहाँ पर उस आदमी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट है, तो वह बॉस सिर्फ अजीब नज़रों से उसे देख रहा है। बॉस की सिल्वर आइज इस समय चमक रही हैं, जिसमें कुछ था जो किसी को दिख नहीं रहा था। बॉस उस आदमी को देखते हुए बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट में कहता है, गुस्सा मत दिलाना। बॉस की बात सुनकर वह आदमी सिर्फ मुस्कुरा देता है। वही देखते देखते उस दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पहले पहले तो सभी को लगता है कि वह आदमी उस बच्चे को मार डालेगा। यही सोचकर वह सभी बॉस दया भरी नज़रों से देख रहे थे। वही बाद में बार बार बॉस के कंधों पर बहुत सारी जगहों पर मारे जा रहा था। वह बॉस उस आदमी के बस सीने पर ही किक मार रहा था, बाकी वो कहीं भी नहीं मार रहा था। जब वह आदमी दिखता था तो बॉस को मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह गुस्से में उसकी पीठ पीछे वार करने लगता था, जैसे कि उसकी पीठ पर मारना उसकी आंखों में मिट्टी को डालना है। पर जैसे ही वह उसकी आंखों में मिट्टी डालता है, वैसे ही बॉस का गुस्सा जैसे बढ़ जाता है। वह आदमी के बाल पकड़कर उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे वह आदमी के हाथ जैसे काम ही करना बंद कर देते हैं। वही बॉस उसके सीने पर 5 किक मार देता है, और वहीं वह आदमी बॉस के पेट पर या कंधे पर मार रहा था, जहाँ पर वाइप के घाव लगे हुए थे। वही बॉस लास्ट स्ट्रॉन्ग किक उस आदमी के सीने पर मारकर सीधा चढ़ कर बैठ जाता है। वह दोनों एल्बो और आर्म रेस्ट पर रख लेता है और दोनों हाथों से आपस में उलझा हुआ है। उसका चेहरा अजीब तरह से आदमी को देखता है, जो ज़मीन पर लेटा हुआ था वहीं पर खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं। सभी एक पल के लिए तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, पर वहाँ आदमी बाँस से 2 कदम की दूरी पर ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सभी परेशान हो जाते हैं। वही बॉस उस आदमी के चेस्ट पर अपना पैर रखकर ऊपर करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट में कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, गलती तुम्हारी है, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। या सुनते ही ना जाने वह आदमी अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, वह डर से कांपने लगता है। वह चारों तरफ देखता है और कोई ऑफिसर नज़र नहीं आता है, सिवाय वहाँ के जो लोग थे वह सभी अपना सिर नीचे करके खड़े हैं। कोई भी सर ऊपर करके उसे नहीं देख रहा था। वही वास अपना पैर उस आदमी के गर्दन पर रखे हुए था और गर्दन को टेढ़ी कर कर उसके चेहरे के सामने जाकर चैन को पकड़कर उसकी अपनी अंगुलियों में आंखों की तरफ इशारा करते हुए बड़ी अजीब तरह से, आई हैड ब्लू आइज, कैन यू गिव इट मी। वह आदमी बॉस की बात सुनते ही पूरी तरह से हिल गया था। वह कुछ कहता हुआ अपनी पॉकेट में एक स्टिक से निकालकर आंखों में डालने लगता है। वह आदमी जैसे ही अपने हाथ ऊपर करने को हुआ, तभी बॉस उस आदमी की गर्दन पर प्रेस करके लेने लगता है। बॉडी लुकिंग टेक्निक है, जिस तरह पूरी तरह से एक मूर्ति की तरह रह जाती है। वही बॉस बहरे के साथ उस आदमी की आंखें निकाल देता है। वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ पूरी तरह से पसीने से भीग जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस लड़के को वो दया भरी नज़रों से देख रहे हैं वो इतना खतरनाक, यह शब्द भी जिसके लिए कम पड़ता है। उसका भयानक चेहरा देख करके सभी की रूह तक कांप उठे। कुछ तो बेहोश हो चुके और कुछ अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही बॉस अपनी आंखें निकाल कर उन्हें हाथों में पकड़ लेता है, बस उन आंखों को देखकर मुस्करा रहा था।
तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है, तो वह नीली आंखें उस आदमी के हाथों पर रख कर खड़ा हो जाता है। तब वह आदमी भी हिलने लगता है, जमीन पर लेटा किसी मछली की तरह तड़प रहा था। उस समय उसकी आंखों से खून आ रहा था और उसके मुंह से भी खून की नदियां बह रही थी। वही अगर बात करें वॉस की, तो उसके चेहरे पे पूरी तरह से खून लगा हुआ था, वह और भी भयानक लग रहा था। तभी दूसरा आदमी आकर उसके सामने एक टॉवल आगे कर देता है, तो वॉस अपने चेहरे को पोंछते हुए गर्दन दर्द हो रहा है। मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, बस मैंने तो तुम्हारी आंखें ही निकाली हैं। तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, पहले सोच लेना चाहिए था। यह बच्चा इतना मार खाने के बाद भी शांत है ना। तुम्हारे छोटा दिमाग यह सोच ही नहीं पाया, कहाँ मुझे जीतना है। सोचा अक्सर बर्बादी के रास्ते पर ला खड़ा कर देता हो, और तुम भी वही का हाल कर रहे हो। कहते कहते बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी यह हंसी कहाँ की शांति को जैसे एक भयानक माहौल बना रही हो। सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। वह आदमी अपने हाथ को जमीन पर आते दर्द भरी आवाज में, आई विश मैं तुम्हें मिला ही ना होता। वही उस आदमी की बात सुनकर बॉस अपने हाथों में पकड़ी स्टिक को देखकर अजीब सी मुस्कुराहट लिए। वी विल मीट अगेन। कहते हैं कि उस स्ट्राइक से गर्दन के बीचों बीच डालकर उसकी टेढ़ी गर्दन करके इन हेल। कहते कहते बॉस अपनी जगह से खड़ा होकर अपने हाथों को आगे ले जाता है, तो उस आदमी के हाथों का टॉवल रख देता है और उसे पहुंचने लगता है। वही बॉस अपने हाथों को पहुंचते के बाद वहाँ से जो वक्त एक नज़ारा सभी को दिखा, फिर कभी सिर नीचे करके खड़े हो जाते हैं, तो बॉस मुस्कराते हुए सभी को देखकर कहते अम्मो आई लाइक ग्रेट पर्पल। कहते बॉस अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले वहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे पीछे दो आदमी भी उसके आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार में बॉस के डैड कार में बैठे हुए थे, जिनका नाम तेजपाल है। उनके सामने उनका असिस्टेंट रवि दोनों ही कार में बैठे हुए थे। रवि कुछ सोचते हुए तेजपाल से, बॉस कृष्णा पर हमारे कुछ दुश्मनों ने हमला किया है। वह मर चुका है, उसकी बेटी जिंदा है, हॉस्पिटल में है, शायद उसका क्या करना है। तेजपाल अपने सर को दबाते हुए, उसका क्या करना है या मतलब होगा वह देखा जाएगा, खुद देख लेंगे। वैसे भी पेमेंट तुम्हें ट्रांसफ़र किया ना, बात ख़त्म। वैसे मेरी यहाँ पर बीबी गई है, मुझे कितना दुख हो रहा होगा, मैं तो अकेला हूँ। तेजपाल की बात सुनकर रवि सोचते हुए, पर वह मारा तो। तेजपाल अपने गुस्से भरी आवाज़ में, मेरे बिजनेस में आने से पहले मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर मौत और ज़िंदगी का खेल होता है। जिन्हें आना है वो आ सकते हैं, जिन्हें नहीं आना है वो नहीं आ सकते हैं। गलती उसकी है, मेरी नहीं। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो काम छोड़ो और उसकी बेटी को संभालो जा कर के, ऐसा कहता है। तेजपाल की बात सुनकर के रवि कुछ कह नहीं पाता है, बस सर हिला कर सामने देखने लगता है। 10 साल बाद, 10 साल हो चुके हैं। मुंबई स्टेशन पर एक लड़की ब्लू स्ट्राइक पैंट, वाइट टी शर्ट, साथ ही साथ 2 बैग्स जिसके हाथ में सामान भरा हुआ है, ऑटो वाले को रोकने के लिए अपना हाथ करती है। तभी ऑटो वाला उस लड़की की तरफ देखकर, मैडम आपको जाना कहाँ है, तो लड़की उसे एड्रेस बता देती। करीब 1 घंटे बाद गर्ल्स हॉस्टल के गेट के सामने आकर रुक जाती है और उसमें से लड़की बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर वह लड़की अपने बैग को निकालकर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। हॉस्टल के अंदर वह लड़की जैसे ही जाती है वैसे ही उसे एक औरत मिलती है। औरत उस लड़की को पर नीचे तक देखकर, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की उस औरत को अपना आइडेंटिटी प्रूफ देती है बड़ी मुस्कुराहट के लिए, राहत रावत। जी हाँ, राहत, जो 18 साल की हो चुकी है, पहले से खूबसूरत, घने बाल, नीली आंखें, बड़ी मासूमियत, बड़ी प्यारी। और कुछ तो बदला था या क्या, आगे ही पता चलेगा। वही वह औरत राहत को गौर से देखने लगती है। उसकी नीली आंखों को देखकर एक पल के लिए तो शांत हो जाती है। वह साफ साफ राहत की आंखों में मासूमियत, प्यार देख रही है। दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए, राहत बेटा मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ।
राहत उस औरत को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाकर उसके साथ चली जाती है और राहत को एक कमरे के सामने रोक देती है। वही राहत उस औरत के पीछे खड़े होकर कमरे का दरवाज़ा खोलने लगती है। वह औरत कमरे का दरवाज़ा को नॉक करती है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है। तभी उसमें से एक लड़की आती है जिसने पैजामा और टी शर्ट पहना हुआ है, बालों को बंद कर बनाया हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी सोकर उठकर आई है। वह औरत उस लड़की को देखते हुए, हाजिर या तुम्हारी नई रूममेट है, राहत आज से यह तुम्हारे ही साथ रहेगी। आरिज़ राहत को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर बड़ी मुस्कुराहट देती है। राहत की आरिज़ को मुस्कुराहट दे ही रही थी और वही औरत राहत को रूम में छोड़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। वही आरिज़ राहत को अपने सारे रूम में लाती है, साथ रूम में लाती है और उसे बेड पर बैठाकर खुद उसके लिए पानी लेने चली जाती है। उसे पानी देती है और राहत पानी पीने लगती है। आरिज़ राहत को देखने लगती है। वह गौर से राहत को देख ही रही थी कि उसकी नीली आंखों को देखकर वह सिर्फ उसको देखती ही रह जाती है। राहत के पानी पीने के बाद आरिज़ उसके साइड में आकर बैठ जाती है। राहत अजीब से मुस्कुरा कर देख करते, आरिज़ तुम कब से हो और कौन से स्टैंडर्ड में हो? राहत के सवाल को सुनकर आरिज़ जल्दी, मैं सिर्फ 5 दिन पहले यहाँ आई हूँ और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से घर में पर ज़्यादा नहीं रहती हूँ। वैसे स्टैंडर्ड की बात करती हूँ तो फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। और तुम? आरिज़ का सवाल सुनकर राहत बड़ी मुस्कुराहट लिए, मैं अभी उस स्टैंडर्ड में हूँ, उसका मतलब हम दोनों रूममेट के साथ साथ क्लासमेट हो गए हैं, चलो दोस्त बन जाते हैं। राहत की बड़ी मासूमियत को देखकर, उसने उसके चिक को देखकर अजीब सी पाइंस करते हुए, बहुत क्यूट लग रही हो। आरिज़ की तारीफ को सुनकर वह मुस्करा देती है जिससे वह बस कर रही है। वही आरिज़ राहत को देखकर मुस्कराती तो है, तुम ब्लैक कर रही हो, ओ माय गॉड माय बुशिंग डॉल, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर हाथ में लड़का होता ना तो तुम ट्राई जरूर कर। राहत बच्चों वाला मुंह बनाकर, आरिज़ उसके बालों को तो कहती है, हाँ बाबा ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो जल्दी से तुम्हारा सामान हम लगा देते हैं। वैसे भी कल कॉलेज के टाइम दोनों ही नहीं मिल पाएंगे। राहत सिर हिला देती है, कल के डेट क्या है? तुम एक दिन पहले आ चुकी हो, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी सब कुछ लग रहा है। आरिज़ की बात सुनकर राहत कुछ नहीं कहती है, जल्दी से फ्रेश होकर अपना सामान लगाने लगती है। साथ ही आरिज़ भी उसकी सहायता कर देती है। वही आरिज़ किताबों को टेबल पर रखते हुए, तुम्हें पता है राहत, यह कॉलेज में बहुत बड़ा है, मैं एक बार गई हूँ तो मैं सिर्फ देखती ही रह गई थी, पर मैंने सुना है कॉलेज बहुत खतरनाक है। यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है आरिज़, सोचते हुए उसका बॉस है, लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक है, मीन्स हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उस पर। लड़कियों की तो सिल्वर आइज से ही डरती हैं। सुना है एक मिस्टी पर्सन है जिसे आज तो कोई समझ नहीं पाया है। पता है जब यह कॉलेज में आया था तब बहुत सारी लड़कियां उसे स्टैक करने लगी थी। करीब एक हफ्ते बाद वह लड़कियां भी कहीं गायब हो चुकी हैं। तब से लोगों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर डर बन चुका है। हाँ ना, उन लड़कियों की फैमिली कभी कॉलेज में आई ना ही कुछ बताया, इतना ही पता चला, आगे कुछ नहीं पता है। राहत आरिज़ की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रानी से, क्या मतलब कोई किसी को स्टाइल करके चुरा सकता है? वो लड़की क्या पागल थी जो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी? आरिज़ बुक्स और गाइड में रख लेती है और चली जाती है। जो अलमारी में कपड़े रख रही थी, कपड़े राहत को देते हुए, क्या पता वह कहते अगर किसी को अपने पास रखना है तो रखे। अक्सर लोग स्टॉक करने लगते हैं,
कोई बात नहीं क्या, यहाँ तक कि वह कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब करते हैं। आरिस की बात सुनकर राहत आरिस के हाथों से कपड़े लेते हुए, मतलब वह पागलों वाली हरकत करनी है, इससे तो इंसान जी भी नहीं सकता। अच्छा, अगर 24 घंटे नज़र रहेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी, अगर यहाँ कोई मेरे साथ करेगा तो। आरिस जो लास्ट का कपड़ा राहत के हाथ में देकर कंधे को थपथपाते हुए, तुझे कैसे पता चला कि कोई तुझे स्टॉक कर रहा है? तू कभी उसे देख पाएगी क्या? कहते कहते आरिज जो बालकनी की तरफ जा रही है, तभी आरिज रुककर राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अब तुम आ चुकी हो, आज हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी मैंने शॉपिंग नहीं की, हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं। इस पर राहत अपना सर हाँ में हिला देती है और बालकनी में आकर चली जाती है। आरिज के जाने के बाद राहत खुद से अजीब, इतना पागल कौन हो सकता है कि किसी को स्टॉक करने लगे। भगवान, ऐसे पागलों से तो मुझे दूर ही रखना, ऐसा कहने लगती है। कहते कहते राहत अपने कमरे काम करने लगती है। देखते देखते शाम हो जाती है, दोनों ही शॉपिंग करके हॉस्टल आ जाती हैं। राहत और आरिस दोनों ही कल की तैयारियां करके सो जाती हैं। जहाँ राहत चाँद को देखकर खुश हो रही थी, वहाँ उसके मन में बड़ी मुस्कुराहट लिए कल कॉलेज जाऊँगी, जल्दी से जल्दी अपनी 3 साल की डिग्री ख़त्म कर लूँगी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी जहाँ मेरा एक बड़ा घर होगा, उस घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहूँगी। कहते कहते राहत सो जाती है, जिसके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होती है। सुबह का वक्त है, अलार्म बजने लगता है, जिससे आरिज़ उठ जाती है, पर राहत उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, आराम से घोड़ों की तरह सो रही है। आरिज़ घड़ी के टाइम को देखकर जल्दी से राहत को उठाती है। राहत, टाइम देख, घड़ी में कितना बज गया है, जल्दी से उठ, आज लेट हो जाएंगे, पहले ही दिन वाट लग जाएगी, ऊपर से हमें जल्दी जाना है, कॉलेज के सीनियर्स हमारी रैगिंग करेंगे, जिससे हमें बहुत लेट हो जाएगा। राहत दूसरी तरफ मुंह करके नींद भरी आवाज़ में, बस 5 मिनट, कहते कहते राहत सो जाती है। तो आरिज वहाँ पर पानी के गिलास से पानी को लेकर राहत के चेहरे पर डाल देती है, जिससे राहत की नींद खुल जाती है और बेड पर अपनी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। राहत को ऐसा करते हुए देखकर आरिज जोर जोर से हंसने लगती है। वही राहत पानी से भीगे हुए बजाय पूरा चेहरा पानी से भीग जाता हुआ रोने सी शक्ल बनकर आरिज की तरफ देखने लगती। आरिज, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरी नींद की दुश्मन। कहते कहते राहत आरिज के पीछे भाग पड़ती है, बाथरूम में चली जाती है, मुंह धुलकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद थोड़ी मस्ती लड़ाई झगड़े के बाद दोनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज, जब कॉलेज पहुंचते हैं, राहत और आरिज कॉलेज के गेट के सामने ही जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। क्यों? तभी राहत एक गहरी सांस लेके आरिज को देखकर कहती है, अरे अगर उसको हमसे बुरा बर्ताव किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पहले ही बता दे रही हूँ। ऐसे राहत कहती, इन फर्स्ट उनका स्टेटस ही शायद हमसे बड़ा होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, पॉलिटिक्स है, गदर है, माफिया है, कमिश्नर है, उसके ही बच्चे पढ़ते हैं। तो जितना हो सके उसका शांत रहना होगा, कुछ इन लोगों से पंगा मत लेना बस। राहत अपनी आंखें छोटी करके, मतलब वह जो करेगा वह हमें करना पड़ेगा। आरिज हाँ सर हिलाती है। तो राहत अपनी आंखें छोटी कर कुछ बोलने ही वाली थी, तभी राज को समझाते हुए, राहत तू टेंशन मत ले, ऐसा बोलती है। राहत एक गहरी सांस लेकर अपनी नीली आंखों छोटी करके आरिस की तरफ देख ही रही थी, सर हिला ही रही थी कि कॉलेज के अंदर चली जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं, उन्होंने एक लाइन पर खड़ी मिलती है तो वह दोनों उससे जाने लगते हैं। वहाँ एक ग्रुप में से एक लड़का उन दोनों को देखते हुए अपनी चुटकी बजाकर, हाय बॉस यू। उस लड़की की बात सुनकर राहत अपनी तरफ इशारा कर देती है, तो वह लड़का उसे आने का इशारा कर देता है। राहत एक नज़र आरिस को देखती है, जो उसे ही देख ही रही थी। दोनों अपना सिर को हिलाकर अंदर चली जाती हैं। जहाँ राहत को थोड़ा डर लग रहा था,
पर इतने फिर भी राहत जैसे तैसे करके अपना हिम्मत से काम करके कोशिश करती है, सभी के सामने खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़का राहत के ऊपर से नीचे तक देखता है, नज़दीक आता है। ब्लू आइज़, ऐसा कहता है। उसकी ऐसी नीली आंखें हैं, पर वह मुझे छोड़कर चली गई, ऐसा वो उसकी कमेंट्स करता है। राहत की बात सुनकर उसकी आंखों में हैरानी की बात यह है, खुद की तरफ इशारा करते हैं। मैं आपको कोई बिल्ली नज़र आती हूँ? जीता जाता इंसान हूँ मैं, शायद आपकी आंखें ठीक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जाकर चेक करा लीजिए। वह लड़का राहत की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसी की तरफ देख रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे पास रहूँगा, पर तुम तो घमंड से भी ज़्यादा हो। बात करने की तमीज़ नहीं है, सीनियरों से कैसे बात करते हैं। लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे भी कॉलेज का पहला दिन है तो राइडिंग तो बनती है। कहते कहते सभी लड़कों की तरफ देखने लगते हैं। लड़का अपना सर हिलाने लगते हैं और साथ ही लड़कों का साथ देने लगते हैं। लड़का राहत के चारों तरफ घूमते ही, रैगिंग तो होगी, आखिर तुम्हारी उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, ऐसा कहता है। समथिंग न्यू, यू डेयर टॉक ऑन माई फिंगर। राहत उस लड़के की बात सुनकर गुस्से भरी आवाज़ में, मतलब वह कौन सी वाहियात डायर है? कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। तभी वह लड़का राहत के ऊपर से नीचे देखता है। तुम जिसे कंप्लेन करने जा रही हो वह जानते हो वो मेरे बाप है, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। अब तुम्हारे सामने मैंने शर्त तो रखी हुई पूरी भी करूँगा। वैसे भी यहाँ के बारे में तुम बहुत कुछ जानती होगी, तो भलाई इसी में है कि मेरी बात मान जाओ। लड़का ऐसा कहता है। राहत उस लड़की की बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखती है। अगर मैं ना करूं तो क्या करोगे? ऐसा कहती है। इस पर लड़का आरिस को देखते हुए मुस्कराकर, तुम नहीं तो तुम्हारी यह दोस्त सही, उसे तो मैं अपने लिए लिप पर लिए किस करने के लिए कहूँगा, और वो भी सबके सामने। सोचो क्या होगा। उस लड़के की बात सुनकर राहत एक पल के लिए शांत होकर आरिस की तरफ देख रही थी, फिर कुछ सोचकर लड़के की तरफ देखते हुए, इसके बदले तुम जो कहोगे वह मैं कर सकती हूँ। यह लड़का राहत को देखकर कुछ सोचने लगा। मैं हर किसी को 2 ऑप्शन देता हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन देता हूँ। गेट से ब्लैक कुंडी पहने लड़की आएगी, उसे तुम लिप टू लिप किस करना, ऐसा वो कहता है। कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारी इस दोस्त मुझे किस करेगी, यह सब सोचो, तुम्हें कौन सी चॉइस पसंद है। राहत उस लड़के की बात सुनकर गहरी सांस लेती है और एक नज़र आरिस की तरफ देखती है। कुछ कहने वाली थी तभी राहत उसकी बात बिना सुने गेट की तरफ चली जाती है, जिसका मतलब था कि फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया। तभी लड़का गेट से ब्लैक हुडी पहने आता है। उसके चेहरे पर डर सा साफ दिखने लगता है। सर नीचे झुका लेता है। रिवाय राहत उसको अपने मन में, राहत भगवान जी, आपने तो मुझे आज कॉलेज में फंसा ही दिया। ऐसा क्या मैंने किया था जैसे पागल से मेरा पाला पड़ गया है। वह भी इससे पागल से जो कह रहा है कि उसे अंगुलियों की ची बोलने में गुस्सा आ रहा है। अब पता नहीं कौन पागल मिलेगा। ऊपर से पहले ही क्या सोचा था और क्या हो गया। कॉलेज का पहला दिन था, इन पागलों से तो राम बचाए। कहते कहते राहत गेट के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन करती भी क्या, उसे तो ये करना ही था। जैसे ही वह खड़ी हो जाती है कि तभी उसे एक लड़का नज़र आता है, जिसके अपने सर पर होडी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसका गर्दन दिख नहीं रहा था। वह लड़का
जो उसकी गर्दन दिख नहीं था, वही उस लड़के को देखकर राहत जल्दी से उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है। वह गेट के अंदर आ ही रहा था कि तभी राहत उसके सामने आ जाती है। तो वह अपना सिल्वर आइज़ से उसकी नीली आंखों को देखने लगता है। राहत लड़के की सिल्वर आइज़ को देखकर ना तो जाने क्या एक अलग सा डर महसूस होने लगता है। कुछ तो होगा उस लड़के की आंखों में जो समझ नहीं आ रहा था। ऐसा वो अपने मन में सोचने लगती है, लेकिन करती भी क्या। फिर भी खुद को जैसे तैसे शांत करके उस लड़के को देखकर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चेहरा बनाकर बड़ी मासूमियत से, देखो मुझे पता नहीं तुम मुझ पर गुस्सा करोगे क्या नहीं, वैसे भी उस लड़के की बात मुझे माननी है, कोई गलती नहीं। पीछे जो लड़के हैं वह मेरी रैगिंग कर रहे हैं। मुझे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गेट पर जाकर के ब्लैक हॉडी वाले को ब्लैक हॉडी पहने हुए किस करना है। दूसरा, अगर मैं नहीं मानी तो ब्लू टी शर्ट वाले लड़के को जो पागल है उंगलियां ची 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 करना पड़ेगा। अगर वह भी नहीं मानी तो मेरा दोस्त है उसके सामने किस करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बस गुस्सा मत करना ब्रो। इतना कहकर राहत बिना उस लड़के की बात सुने उस लड़के के लिप्स को अपने लिप्स पर सिर्फ टच करके जल्दी से दूर होकर अपने हाथों जोड़कर सॉरी, यह सब अचानक करने के लिए एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए ब्रो। इससे आगे राहत कह पाती कि वह लड़का जबड़े को पकड़कर उसके वो अपनी ओर खींच लेता है। लिप्स को अपने लिप्स में भरकर सर्कल करने लगता है। वहीं पर जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़का एक नज़र सभी को देखता है तो सभी के सर नीचे कर लेते हैं। जहाँ तक कि लड़के राहत को रैगिंग कर रहे थे, उन्होंने भी अपना सर झुका लिया था। क्यों? इसका कारण भी था। वह आरिज पूरी तरह से टेंशन में आ चुकी थी। वह राहत के पास जाने ही वाली थी कि तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे खड़े रहने का इशारा कर देता है, जिससे कि ना चाहे आरिज को किस जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। किस करने पर लड़के के सीने पर मारने ही वाली थी, तब वह लड़का उसके हाथों को पीछे करके उससे खींच लेता है और लोअर लिप्स के बिट्स करके उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ता है अपनी ठंडी आवाज़ से। डोंट कॉल मी ब्रो, कैजुअल हैड द वर्ड, तुम्हें डिक्लेयर्ड लिप्स टेस्ट कुछ भी कहन पी, आई लव कैंडल्स व्हाट आई हैड। कहते कहते वह लड़का राहत की नीली आंखों को देखने लगता है, फिर सोचकर मुस्कराने लगता है। गलती से उसे कभी भी मेरा एक्सीडेंट मत बनना देना। ऐसा कहते कहते वह लड़का अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत को हाथों में छोड़ देता, मुस्कुराते हुए ठंडी नज़र उस लड़के पर डालकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं लड़के के ऐसा करने से उसकी बातों में पूरी तरह से अंदर से हिला चुका था। हाथ पैर कांप रहे थे, ना जाने डर क्यों इतना आ रहा था उसे, इतना घूटा लग रहा था। तभी आरिज राहत के कंधों पर हाथ रखकर, राहत तुम ठीक हो ना, लड़का क्या कह रहा था। आरिज के आने पर राहत उसे जल्दी से गले में लगा लेती, बड़ी मासूमियत से डरी हुई आवाज़ में। पता नहीं, वो बहुत अजीब था, मुझे डर लग रहा था। कुछ नहीं होगा, मतलब मेरा माफ़ी भी मांगी थी, क्या जाने क्या शक्ल भी नहीं देखनी थी, बहुत डरावना सा लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं डर कैसे सकती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, मैं कैसे डर सकती हूँ। राहत की बात सुनकर आरिज राहत के चेहरे को पकड़कर समझाते हुए, नहीं तुम नहीं, पूरा कॉलेज उससे डरता है जिससे जितने सारे बात नहीं करते हैं, वही बात है, बहुत खतरनाक है, ऐसा कहती है। भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं किया, यही बड़ी बात है। आरिज की बात सुनकर राहत कुछ नहीं कहती है, वहाँ से चली जाती है। वह लड़के को जो राहत रैगिंग कर रहा था, तभी वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी राहत को परेशान नहीं करता। वही राहत भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। ना जाने क्यों उसकी आंखों के सामने सिल्वर आइज़ ही नहीं रही थी, छवि बन चुकी थी उसकी। जो लड़का उसके सामने आया हुआ था। राहत सीधा क्लासरूम में चली जाती है। क्लासरूम में आते हुए बेंच पर बैठ जाती है, तभी क्लास टीचर आ जाते हैं। सभी इसका कंडोलेंस इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। देखते देखते पूरा दिन चला जाता है। जब कॉलेज ख़त्म होता है तो राहत आरिज जैसे क्लासरूम से बाहर होते हैं तो स्टूडेंट का शोर शराबा सुनाई देता है, जिससे दोनों तरफ ही शोर होता है।
कॉलेज के ग्राउंड में। राहत और आरिज जैसे ही ग्राउंड में जाते हैं वह दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। राहत आरिज की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आरिज वह वही लड़का है ना जिससे हमारी रैगिंग की थी, उंगलियों को किसी बेरहमी से काट रहा है यार, पूरी तरह से खून बह रहा है, बहुत नज़ारा ख़राब है। राहत को बड़ी बात है, लड़के को गौर से देखने लगती है, उंगलियों को काट रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो, अपनी सांस भर रही थी, पर वहाँ बैठे वैसे ही लेटा हुआ था। वही कॉलेज का प्रिंसिपल भागते हुए अपने बेटे का देखने के लिए जाता है। वह अपने बेटे को देखता है, पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह उसका बेटा तो जिंदा है, पर ना ही वह बोल रहा है और ना ही हाथ हिला रहा है, जैसे उसकी हड्डियां किसी ने बुरी तरह से तोड़ दी हैं, उसके गले की आवाज़ किसी ने बंद कर दी हो, ऐसा लग रहा था। वह प्रिंसिपल जल्दी से कुछ लड़कों को बुलाकर लड़के को उठाने में मदद करता है। वही वह लड़का जैसा ही राहत के चेहरे देखता है तो उसे आंखें बंद कर लेता है, जैसे चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। वही राहत उस लड़के को गौर से देख रही थी, उसे बहुत ही डर लग रहा था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे, वह सब देख रही थी। उस लड़के को ले जाने के बाद राहत आरिज की तरफ देख रही थी, दोनों ही बहुत डर चुकी थी। राहत वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ ब्लैक हुडी पहने वॉस की सिल्वर आइज से मिलती है, जो उसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा था। वह बहुत डर जाती है, दूसरी तरफ वो करके वह आरिज को अपने हाथ साथ ले जाती है। वही वॉस रात को जाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ रही है। वह अपने दोनों हाथों से हुडी और पॉकेट में डाले सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन राहत बहुत डर जाती है, कुछ भी सोचकर वह उसका चेहरा नहीं बोल पाती है। मैं इग्नोर तो नहीं करती हूँ, पनिश्ड मिलनी ही चाहिए ना। कहते कहते वह मोबाइल को निकाल कर उसे हाथों में पकड़कर अजीब नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। अभी तो इतना ही मिला था, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे। ये हमारा पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड भी हम इसे बताएंगे। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक